गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के छात्रों को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे बहुप्रतीक्षित जो भर्ती थी उत्तर प्रदेश पुलिस, उसका नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है। जी हाँ, 23 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस नोटिफिकेशन में हम जानेंगे कि छात्रों के लिए क्या ज़रूरी बातें हैं। और ये जो भर्ती है, सरकार एकदम मूड में आ चुकी है। सरकार जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा करना चाहती है और जैसा कि अभी पिछले हफ्ते न्यूज आई थी इसकी नोटिफिकेशन को लेकर के, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सरकार बहुत ही जल्द ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करना चाहती है और अपनी प्राथमिकताओं में इस भर्ती को रख रही है। तो इस भर्ती से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पे एक एक करके चर्चा करेंगे और आप सभी के जितने डाउट होंगे उन सभी डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस बहुप्रतीक्षित भर्ती का, जिसका सभी छात्रों को इंतजार था, उस भर्ती की प्रक्रिया पे बात करते हैं और जो आपके लिए जरूरी चीजें हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करें इस भर्ती प्रक्रिया की, तो इस भर्ती प्रक्रिया में कितने पदों का प्रावधान किया गया है, तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी पुलिस भर्ती होने जा रही है। जी हाँ, आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी एक बार में पुलिस भर्ती कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। तो ये इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती है जिसमें 60,244 पद रखे गए हैं। और सबसे खास बात आपके लिए कि इस बार ये पद सिर्फ और सिर्फ आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पे रखे गए हैं। जैसा कि हर बार पीएससी और अन्य कैटेगरी के पद होते थे, इस बार सिर्फ और सिर्फ नागरिक आरक्षी पुलिस के पद ही रखे गए हैं और इनकी संख्या है 60,244। और ये अब तक के इतिहास की सिर्फ पुलिस के लिए ना आरक्षी पदों पे के लिए इतनी बड़ी भर्ती हो रही है। तो अलग अलग जो कैटेगरी है उन अलग अलग कैटेगरी के लिए कितने पद रखे गए हैं उन सब के बारे में आइए हम बात करते हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 24,102 पदों का प्रावधान किया गया है, जबकि ईडब्ल्यूएस में 6,024 पद रखे गए हैं, जबकि ओबीसी के लिए 16,264 पदों का प्रावधान किया गया है, जबकि एसी की बात करें तो 12,650 पद, जबकि एसटी के लिए 1,204 पद रखे गए हैं। तो ये अलग अलग जो कैटेगरी है उस अलग अलग कैटेगरी में पदों की संख्या है, यानी टोटल जो पद हैं ये कहिए 60,244 पद। और ये सबसे बड़ी भर्ती है उत्तर प्रदेश में पुलिस की, जिसमें जनरल कैटेगरी 24,102, ईडब्ल्यूएस 6,024। तो आइए अब बात करते हैं दूसरे इस भर्ती प्रक्रिया के बिंदुओं पे। तो हम बात करें इस पदों के बाद, तो इस प्रक्रिया स्टार्टिंग की बात करें इस भर्ती की, तो जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे 27 दिसंबर से। जी हाँ, अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है और आपके फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो शुरू होगी 27 दिसंबर से। जी हाँ, 27 दिसंबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और मात्र लगभग 20 दिनों का आपको समय दिया जाएगा फॉर्म भरने का। तो आप सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो जल्द से जल्द, यानी प्रारंभ के दिनों में, शुरू के दिनों में ही अपने फॉर्म को फिल कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ी संख्या है अभ्यर्थियों की और समय इतना कम दिया जा रहा है। तो इस समय कम होने का कारण है कि आप देर न करें, अंतिम समय का इंतजार न करें और प्रारंभ में ही अपने फॉर्म को फिलअप करने का काम करें। तो 27 तारीख से आपके फॉर्म भरे शुरू होंगे, जबकि अंतिम तिथि होगी रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए आपकी 16 जनवरी को। जी हां, 16 जनवरी आपके लिए अंतिम तिथि होगी, 16 जनवरी 2024। जबकि पेमेंट और करेक्शन की अगर बात करें तो पेमेंट और करेक्शन के लिए आपके लिए दिन दिए जाएंगे 18 जनवरी तक। जी हां, 18 जनवरी 2024 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं और आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। आपके फी की बात करें तो जो ऑनलाइन फी है वो ऑनलाइन फी रखी गई है आपके लिए कितनी, तो 400 रुपये। आप किसी भी के लिए कैटेगरी के उम्मीदवार हो सबको 400 रुपये का फी पेमेंट करना होगा। तो कहें ऑनलाइन स्टार्टिंग 27/12 से लेकर के और 16 जनवरी 2024 के मध्य और 18/1 से पहले आप अपने फॉर्म को क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। तो ये तो फॉर्म ऑनलाइन की प्रारंभ तिथि और अंतिम तिथि के बारे में कुछ बात हुई।
अब बात करते हैं इसके जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है एज लिमिट। तो बहुत ये प्रतीक्षित था, ऐसे जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं या अन्य कैटेगरी के उम्मीदवार हैं पिछले 5 सालों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार था कि क्या हमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, छूट मिलेगी। तो सरकार ने आप सभी को निराश किया है और किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन देने का कार्य नहीं किया है। तो क्या है एज लिमिट, क्या है एज क्राइटेरिया, उसके बारे में आइए एक एक करके बात करते हैं। तो एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो कह लीजिए ना मेल अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके लिए एज लिमिट रखी गई है 18 से 22 वर्ष, जबकि फीमेल कैटेगरी के लिए एज रखी गई है जनरल में 18 से 25 वर्ष। तो हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में 18 से 22 और फीमेल में 18 से 25। और ये जो आपकी आयु सीमा की गणना है ये 1 जुलाई 2023 के अनुसार की जाएगी। ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपकी जो आयु की गणना होगी ये 1/7/2023 के अनुसार की जाएगी। तो अगर हम इसको समझे कि कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जनरल कैटेगरी में जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो सीधी सी बात आप समझने का प्रयास करिएगा। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के तो आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आपका जन्म 2 जुलाई को भी होगा तो चलेगा, लेकिन 2 जुलाई 2001 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। यानी जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 के मध्य का होना चाहिए, तब आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपका जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले नहीं होना चाहिए। ये बात हम कर रहे हैं जनरल अभ्यर्थियों के लिए। और महिला है तो आपका जन्म 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2005 के मध्य आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए। ये तो जनरल की। अगर बात करें ओबीसी और एससी एसटी के लिए, तो यदि आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो ये तीनों कैटेगरियों के लिए उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष की एज लिमिट में छूट दी जाती है। हाँ जी, तीनों के लिए, चाहे आप ओबीसी हो तब, चाहे आप एससी हो तब, चाहे एसटी हो तब, तीनों कैटेगरी को आपको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई छूट नहीं है। आप ओबीसी, एससी और एसटी हैं तो 5 वर्ष, यानी ये जो आपकी डेट है 2001, इसमें 5 साल आप पीछे घटा दीजिए, यानी हो जाएगा 1900 कह लीजिए 96। और यदि आप महिला हैं तो 5 साल घटा दीजिए तो हो जाएगा 1993। ये सभी कैटेगरियों के लिए एज लिमिट है। उम्मीद करते हैं ये एज लिमिट का जो प्रोसेस है आपको समझ में आया होगा। आइए अब बात करते हैं इस भर्ती के अगले चरण पे। तो अगले चरण में बात करें तो आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता में आपको 12वीं पास होना चाहिए। जी हाँ, आप यदि 12वीं पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब 12वीं किसी भी स्ट्रीम से हो, कितने भी परसेंटेज से हो, आप पास हो, यानी आपके लिए 12वीं में परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको बस क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, एपियरिंग वालों के लिए कोई मौका नहीं। जो लोग एपियरिंग में होंगे 12वीं में, वो सोच रहे होंगे कि हम फॉर्म भर सकते हैं, तो उनके लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। आपको हर हाल में 12वीं क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। परसेंटेज का कोई यहाँ पे इशू नहीं है। तो आप पास हैं यदि 12वीं, तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब बात करें इस भर्ती के अगले चरण पे, तो अगले चरण पे हम एक एक करके चर्चा करें। तो ये तो क्वालिफिकेशन की बात हुई। अब बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड यानी शारीरिक मापदंड क्या होने चाहिए आपके लिए। तो मेल कैंडिडेट जो है, पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, यानी यदि आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये
किसके लिए? तो ये जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए। यानी जी हाँ, आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट कम से कम होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। लेकिन यदि आप एसटी कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। जी हाँ, एसटी कैटेगरी के लिए हाइट है 160 सेंटीमीटर। अब बाकी जो दूसरी कैटेगरी हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर। अब बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट आपके लिए 79-84 यानी 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर, और ये है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी के लिए। यानी जो सामान्य चेस्ट की अगर बात करें तो न्यूनतम होना चाहिए 79 और फुला करके होना चाहिए 84, यानी कुल 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए? फुलाव होना चाहिए ये। और यदि आप एसटी कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपका जो चेस्ट है वो 77-82 होना चाहिए, यानी 77 सेंटीमीटर से लेकर के 82 सेंटीमीटर, लेकिन शर्त है कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। तो ये तो हाइट और चेस्ट की बात हो गई पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। अब बात करें महिला अभ्यर्थियों की, तो यदि आप महिला हैं और जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी कैटेगरी से संबंध रखती हैं तो आपकी हाइट कम से कम होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, और यदि एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। ये महिलाओं के लिए हाइट की क्राइटेरिया है। अब महिलाओं के लिए चेस्ट की कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनके लिए उसके स्थान पे वेट, और वेट आपका कम से कम 40 किलो होना चाहिए। जी हाँ, 40 किलो से कम यदि आपका वेट है तो आप अयोग्य हैं। तो ये है फिजिकल स्टैंडर्ड यूपी पुलिस के लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए। अब बात करें अगले चरण पे, तो अगले चरण में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगर हम बात करें इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस में, तो ये प्रोसेस मुख्यतः 3 चरणों में कंप्लीट की जाएगी। जी हाँ, 3 चरणों में ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। और वो 3 चरण कौन कौन है? तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी आपकी। लिखित परीक्षा के बाद आपका शारीरिक जो दक्षता परीक्षा है वो आपसे कराई जाएगी, और उसके बाद आपका मेडिकल परीक्षण होगा। तो मेडिकल परीक्षण के उपरांत आपका पुलिस में सिलेक्शन होगा। तो हम बात करें लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा की क्राइटेरिया क्या है, शारीरिक दक्षता की क्या है, मेडिकल की क्या है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा आपसे ली जाएगी कुल कह लीजिए 300 नंबरों की। जी हाँ, टोटल क्वेश्चन होंगे आपके सामने 150। जो एग्जाम पैटर्न है इसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं आपको 150, और एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। यानी हम बात करें तो ये पूरी परीक्षा होगी 300 मार्क्स की, यानी 300 अंकों की ये परीक्षा होगी, और इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा। यानी अंक की बात करें तो एक गलत उत्तर पे आपके 0.5 मार्क्स अंक क्या कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। और टाइम की बात करें तो इस परीक्षा में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो बात करें 150 क्वेश्चन, 300 नंबर की परीक्षा, 2 नंबर मिलेंगे एक सही क्वेश्चन करने पे, और यदि आप एक गलत प्रश्न का उत्तर देते हैं तो 0.5 यानी उस प्रश्न के अंक का 1/4 आपसे काट लिया जाएगा। और टाइम की बात करें तो 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब लिखित परीक्षा के उपरांत जितनी भी वैकेंसी है, यानी हमने कहा कि लगभग 60,244 पद हैं, तो इस पदों के लगभग 2.5 गुना जो अभ्यर्थी हैं, यानी हम कह सकते हैं लगभग 1,50,000 जो अभ्यर्थी हैं वो अगले चरण के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं, पास किए जाते हैं। तो अगर हम 1.5 लाख अभ्यर्थी अगले चरण में ले जाए तो उनके लिए होती है, जो अगले चरण की बात करें तो वो अगला चरण होता है आपके लिए फिजिकल यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा। और जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उस पे हम बात करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पे और चर्चा करें। तो जैसा कि हमने कहा कि आपके सामने 150 प्रश्न होंगे 300 नंबर के। तो ये प्रश्न आएंगे कहां से? तो सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो पहले प्रक्रिया होती थी एग्जाम की वही प्रक्रिया रखी गई है, और आपका एग्जाम बिल्कुल ऑफलाइन होगा। जी हां, ऑफलाइन एग्जाम होंगे। और अभी कहा
कहा गया है कि एक पाली में ही आपका एग्जाम कराया जाएगा। देखकर तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर सरकार चाहती है कि एक बारी में परीक्षा कराए तो वो करा भी सकती है। तो यदि एक पाली में परीक्षा होगी और तो आपके लिए नॉर्मलाइजेशन का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सरकार ने नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगर एक पाली से अधिक पालियों में परीक्षा होती है तब आपका नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा, लागू किया जाएगा। तो परीक्षा पूरी तरीके से OMR बेस्ड होगी, यानी OMR पे होगी और ऑफलाइन होगी। वो आगे सरकार अभी डेट घोषित नहीं की। अभी जैसे आपने नोटिस सुना 11 फरवरी का, तो वो अभी नोटिस ही है, अभी उस पर कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है। सरकार जैसे ही नोटिस निकाल करके उस डेट को करेगी, हम आपके सामने उसकी जानकारी को रखेंगे। फिलहाल के लिए अभी मान के चलिए कि जो आपके पास समय बचा है, जिस रफ्तार से सरकार काम कर रही है, जितने दिन का समय दिया है, उससे हो सकता है कि 11 फरवरी को ना हो तो 8-10 दिन आगे पीछे के डेट में, यानी कह लिए 11 फरवरी के बाद फरवरी महीने में ही किसी डेट को आपके एग्जाम को कंडक्ट करा लिया जाए, पूरा करा लिया जाए। तो हम बात करें अगर सिलेबस की, तो आपके ये GS, GA या GK, इससे आपको 38 क्वेश्चन आते हैं, जबकि हिंदी से आपको 37 क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, GS कहिए, जनरल स्टडीज कहिए, जनरल अवेयरनेस कहिए, GK कहिए, इनसे टोटल 38 क्वेश्चन आते हैं, जबकि हिंदी से 37 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स की बात करें तो लिखे तो हैं यहाँ पे 38 क्वेश्चन, लेकिन जब आप पेपर देने बैठेंगे तो 38 क्वेश्चन आपको मैथ को मिलते नहीं है। जो 37 रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसी में रीजनिंग टाइप के ही क्वेश्चन मैथ के इंक्लूड कर लिए जाते हैं, यानी रीजनिंग और उससे रिलेटेड जो प्रश्न है उनकी संख्या 50 से ज्यादा होती है, जबकि मैथ वाले क्वेश्चन की संख्या कम होती है। लेकिन आपको सिलेबस में मैथ के क्वेश्चन 38 दिखेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन 37 दिखेंगे। तो यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको मैथ पे जोर नहीं देना है, बाकी जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी, रीजनिंग, GS हैं, इन पे आपको कमांड करनी है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन सिलेबस में जरूर लिखे हैं 38, लेकिन वो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो ये आपका टोटल कहें कुल 150 प्रश्नों की कह लीजिए ना, ये क्राइटेरिया है, और ये 100 जो 50 क्वेश्चन है, इसके लिए आपको कह लिए 300 नंबर प्रदान किए जाते हैं। यानी जो आपकी मेरिट है वो 300 नंबरों पे क्या की जाएगी, बनाई जाएगी, तैयार की जाएगी। तो इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, यानी इसका जो सिलेबस है, क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या आपको आगामी आने वाले दिनों में तैयार करने हैं, उन सब के बारे में एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो में हम इसके डिटेल सिलेबस पे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं इसके अगले बिंदुओं पे। तो हम कहें यदि आप परीक्षा पास करते हैं, यानी हमने कहा कि लगभग 2.5 गुना बच्चे पास किए जाते हैं जो शारीरिक, यानी जो एक तरह से रनिंग वगैरह। तो पुलिस की सबसे खास बात है कि इसमें आपको फिजिकल से अलग से समय देने की जरूरत नहीं है, अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बस दौड़ निकालना होता है। इसके अलावा और कोई भी कहिए ना शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होना है, और दौड़ भी नॉर्मली आपसे मांगी जाती है। तो यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 4.8 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में, दौड़ना नहीं कहिए, टहलना कहिए, तो कहना 4.8 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करनी होती है। और यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो 2.4 किलोमीटर की दूरी 14 मिनट में आपको पूरी करनी होती है। ये आपके लिए फिजिकल है जो क्वालिफाई करना होता है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं कुछ और बिंदुओं पे, डॉक्यूमेंट्स जो आपको तैयार करने हैं। यानी यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो सरकार बहुत तीव्र गति से काम कर रही है। आज तक तो भर्ती आई नहीं, और आई तो एकदम कह लीजिए ना कि स्पीड में लगी हुई है सरकार, जल्द से जल्द जितने भी प्रक्रिया है उसको पूरा करना चाहती है। तो जो आप अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट, तो जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, OBC या EW कैटेगरी कैसे संबंध रखते हैं, उनके लिए सबसे जरूरी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो 1 अप्रैल 2023 के बाद के होने चाहिए। जी हाँ, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो या अन्य जो भी कह लीजिए निवास या अदर कैटेगरी से छूट से संबंधित आपके दस्तावेज हो, या अगर आप EWS का सर्टिफिकेट यूज करते हैं, EWS कैटेगरी के तहत ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो वित्तीय वर्ष यानी 2023
2023-24 का होना चाहिए, यानी 2023-24, यानी आपका जो EWS सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। और वो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है, यानी जो 16 जनवरी डेट रखी गई है 2024, उससे पहले आपका ये सर्टिफिकेट तैयार होना चाहिए। बाकी जो भी ओबीसी या अन्य छूट वाली कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, वो भैया जल्दी से जल्दी अपना सर्टिफिकेट जाकर के तहसील स्तर से बनवा लें, या EWS का जो सर्टिफिकेट है वो अपना बनवा लें, तभी आप इस भर्ती में छूट के लिए योग्य होंगे। तो फॉर्म सबसे पहले आपको शुरुआती दिनों में ही भर लेने हैं, और उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यदि बने हैं पिछले साल के, 1 साल से अंदर के हैं, यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद हैं, तब तो चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यदि उससे पहले के हैं तो आप जल्द से जल्द जा करके इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए। तो ये पूरी प्रक्रिया थी प्रारंभिक स्तर पे जो ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है इससे संबंधित तथ्य। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, और हमारे टेलीग्राम चैनल भानु सर एकेडमी को सर्च कीजिए, और उसी पे आपको हर प्रकार की सूचना प्रदान की जाएगी। या किसी भी मुद्दे पे आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, और इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी आपको अगली वीडियो में और इसके सिलेबस के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो आप अपनी तैयारियों में जुट जाइए, और इससे बढ़िया सुनहरा मौका आपको भविष्य में मिलने वाला इतनी जल्दी है नहीं, तो इस मौके से आप चूकिए मत और लग जाइए पूरी ईमानदारी और लगन के साथ, ताकि आपको एक वर्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।